वेलकम टू गुरुकुल एग्री। आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ मॉड्यूल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी पहली स्लाइड। देखो, इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर की हिस्ट्री से लेके उसकी डेवलपमेंट से लेके सिलेक्शन, टाइप्स, ट्रैक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे ट्रैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, आपके माइंड में कोई भी डाउट होगा ट्रैक्टर को लेकर, वो आपका इस मॉड्यूल में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रैक्टर होता क्या है। ट्रैक्टर इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन यूज्ड आइदर फॉर पुलिंग और पुशिंग एंड स्टेशनरी वर्क। देखो, जो ट्रैक्टर होता है वो एक सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन होती है। ठीक है, तो ट्रैक्टर के पास खुद का इंजन होता है और ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें किसी अदर इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उसके उसके उसमें खुद के पूरे इंजन होते हैं और पूरा उसमें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जिसके थ्रू ट्रैक्टर को खुद खुद ऑपरेट किया जाता है। उसे किसी अदर इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसे बोला जाता है सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन। ठीक है, जिसे किसी अदर इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती उसे ऑपरेट करने के लिए। और इसका काम क्या होता है, पुलिंग और पुशिंग का। देखो, क्या होता है कि मान लो आपको एक फील्ड को प्लो करना है। जब एक फील्ड को प्लो करना होता है तो ट्रैक्टर के साथ एक कोई भी प्लो यूज किया जाता है। मान लो आपके पास एनबी प्लो है, ठीक है, तो क्या करेगा ट्रैक्टर के साथ, जब एनबी प्लो को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ट्रैक्टर पूरे फील्ड में एनबी प्लो को पुल करता हुआ चला जाएगा और हमारा फील्ड जो है वो पूरा प्लो हो जाएगा। अभी देखो, एनबी प्लो के पास अपना तो कोई इंजन नहीं था, वो तो एक स्टेशनरी इक्विपमेंट है। ठीक है, स्टेशनरी इक्विपमेंट है ये, तो इसे कनेक्ट किया जाता है ट्रैक्टर के साथ, तब इसे यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ट्रैक्टर का क्या काम होता है, ये जो स्टेशनरी इक्विपमेंट्स होते हैं, अदर स्टेशनरी इक्विपमेंट्स, उन्हें पुलिंग और पुशिंग का काम करता है। और ट्रैक्टर का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, मान लो कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट की है, अभी उसे दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली को अटैच किया जाता है और ट्रॉली में जो भी हमारी क्रॉप है उसे डालकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रैक्टर। अभी देखते हैं ट्रैक्टर की हिस्ट्री। ठीक है, ट्रैक्टर की डेवलपमेंट कैसे हुई थी। सबसे पहले 1890 ट्रैक्टर इंजन इन्वेंटेड बाय जॉर्ज हैरिस ऑफ शिकागो एंड फर्स्ट यूज्ड द वर्ड ट्रैक्टर। देखो, जो ट्रैक्टर इंजन था वो सबसे पहले जॉर्ज हैरिस, जो कि शिकागो के पर्सन थे, उन्होंने इन्वेंट किया था और वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ट्रैक्टर वर्ड यूज किया था। सबसे पहले तो ये है हमारा ट्रैक्टर इंजन, इसे ट्रैक्शन इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रैक्शन इंजन। जब उन्होंने ये ट्रैक्शन इंजन इन्वेंट किया था तो उन्हें एक पेटेंट इशू हुआ था। ठीक है, पेटेंट इशू होता है ना जब कोई भी चीज कोई भी पर्सन इन्वेंट करता है। जब उन्हें पेटेंट इशू हुआ था तो उस पे एक वर्ड लिखा गया था ट्रैक्टर, तब से उस मशीन का नाम पड़ गया ट्रैक्टर। ठीक है, जिस मशीन को हम आज ट्रैक्टर बोलते हैं तो उसका नाम पड़ा था 1890 में, जब जॉर्ज हैरिस को ट्रैक्शन इंजन इन्वेंट करने पर एक पेटेंट इशू हुआ था, उस पे वर्ड लिखा गया था ट्रैक्टर। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, 1906 में फर्स्ट गैसोलीन ट्रैक्टर डेवलप्ड बाय चार्ल्स हार्ट फ्रॉम आयोवा। आयोवा यूएस में एक स्टेट है, यूएस में एक स्टेट है आयोवा, वहां के एक पर्सन थे चार्ल्स हार्ट। ठीक है, उन्होंने पहला गैसोलीन ट्रैक्टर डेवलप किया था। ये है गैसोलीन ट्रैक्टर, ऐसा था गैसोलीन ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गैसोलीन, पहला गैसोलीन ट्रैक्टर जो था वो कब डेवलप हुआ था, 1906 में हुआ था और चार्ल्स हार्ट ने वो किया था। ठीक है, आगे देखो, 1915 से 1990 तक पीटीओ मींस पावर टेक ऑफ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ट्रैक्टर। ट्रैक्टर्स में पावर टेक ऑफ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये पावर टेक ऑफ क्या होता है, पावर टेक ऑफ होता है एक इक्विपमेंट है जिसमें खुद का इंजन लगा हुआ है। ठीक है, इसमें इंजन है और ये खुद अपनी मैकेनिकल पावर डेवलप कर रहा है। ठीक है, इसमें मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही है। अभी हमारे पास एक अदर इक्विपमेंट है जिसके पास कोई इंजन नहीं है, उसमें कोई पावर नहीं है। जब इसकी पावर को अदर इक्विपमेंट में ट्रांसफर किया जाता है ताकि अदर इक्विपमेंट है जो हमारा वो भी काम करने लग जाए, तो क्या होता है, जो जब ये पावर ट्रांसफर की गई तो इसे बोलते हैं पावर टेक ऑफ। ठीक है, मान लो आपके पास ट्रैक्टर है। ठीक है, ट्रैक्टर में खुद का इंजन है, वो खुद की पावर डेवलप करता है। जब उसके साथ कोई भी अदर इक्विपमेंट यूज किया जाता है, ठीक है, तो जब वो अदर इक्विपमेंट काम करने लग जाता है तो उसे बोलते हैं पावर टेक ऑफ। ठीक है, कि जो ट्रैक्टर की पावर थी, मैकेनिकल पावर थी, जब वो अदर इक्विपमेंट यूज कर रहा है
तो उसे बोलते हैं पावर टेक ऑफ, पावर को ट्रांसफर करना। एक जो हमारे पास इक्विपमेंट है जिसकी खुद की मैकेनिकल पावर है, दूसरे इक्विपमेंट में जिसके पास अपनी मैकेनिकल पावर नहीं है, जब ट्रांसफर करते हैं उसे बोलते हैं पावर टेक ऑफ। ये पावर टेक ऑफ की इमेज है, ठीक है। ये हमारा जो इक्विपमेंट है पीछे, इसकी खुद की इसके पास खुद का इंजन है, ये खुद की मैकेनिकल पावर डेवलप कर रहा है, और इसके साथ हम एक अदर इक्विपमेंट को कनेक्ट कर देते हैं जिसके पास खुद की पावर नहीं है, जिसके पास खुद का इंजन नहीं है। जब इसके साथ हमें दूसरे इक्विपमेंट को कनेक्ट करेंगे तो वो इक्विपमेंट भी काम करने लग जाएगा, उसमें भी पावर आ जाएगी, तो इसे बोलते हैं पावर टेक ऑफ, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट देखो, 1920 से 24 ऑल पर्पस ट्रैक्टर डेवलप्ड। ऑल पर्पस ट्रैक्टर जो डेवलप हुआ था वो हुआ था 1920 से 24 तक। ऑल पर्पस ट्रैक्टर होता है मल्टीपर्पज ट्रैक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, जो सारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सकता है ट्रैक्टर, वो होता है हमारा ऑल पर्पस ट्रैक्टर, जिसके थ्रू हम लोग थ्रेशर, सीड ड्रिल, प्लो, हैरो या ऑल अदर इक्विपमेंट्स जो भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में यूज होते हैं, जिस ट्रैक्टर के साथ वो सारे ऑपरेट हो जाते हैं, वो होते हैं ऑल पर्पस ट्रैक्टर, ठीक है। तो वो कब डेवलप हुए थे? 1920 से 24 तक। आगे देखो, 1936 से 1937 में डीजल इंजन एंड न्यूमेटिक टायर्स वर यूज्ड फॉर ट्रैक्टर्स, ठीक है। डीजल इंजन यूज होने लग गए थे ट्रैक्टर्स में, और न्यूमेटिक टायर्स यूज होने लग गए थे ट्रैक्टर में। न्यूमेटिक टायर्स आपके होते हैं जिनमें कंप्रेस्ड एयर होती है, ठीक है, जिनमें कंप्रेस्ड एयर फिल होती है, वो होते हैं न्यूमेटिक टायर्स। ऐसे होते हैं न्यूमेटिक टायर्स, ठीक है, जो ट्रैक्टर्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि ये देखो, ठीक है। और ये मैंने डीजल इंजन की एक पिक लगाई है, ठीक है। तो डीजल इंजन और जो न्यूमेटिक टायर्स थे वो 1936 और 37 में बनने शुरू हुए थे। उसके बाद 1950 से 60 तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीजल ट्रैक्टर्स। जो डीजल ट्रैक्टर्स थे उनका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, मतलब जब वो काफी बड़े लेवल पे बनने स्टार्ट हुए थे, तो वो हुए थे 1950 से 60 तक, ठीक है। 1950 से 60 तक डीजल ट्रैक्टर्स का एक अलग ही रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रैक्टर बनने लगे थे 1950 से 60 तक। 1937 से 41 तक हाइड्रोलिक सिस्टम एंड 3 पॉइंट लिंकेज डेवलप्ड। देखो, ट्रैक्टर में क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जो कि पास्कल लॉ पे काम करता है, ठीक है, पास्कल लॉ पे काम करता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, देखो, सबसे पहले तो 3 पॉइंट लिंकेज देखो, इसमें जो ट्रैक्टर होता है उसमें 3 पॉइंट्स होती हैं, 3 पॉइंट हिचेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। इधर देखो 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स के साथ क्या होता है कि हमारा कोई भी अदर इक्विपमेंट, चाहे वो हैरो हो, प्लो हो, या कोई भी अदर इक्विपमेंट, वो इन 3 पॉइंट्स के साथ ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। जब वो ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट हो गया तो हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है इन जो आर्म्स बोलते हैं इन्हें, इन आर्म्स को ऊपर नीचे करने का, ठीक है। देखो, मान लो प्लो अटैच किया है हमने, इसके साथ प्लो को कनेक्ट किया है ट्रैक्टर के साथ। देखो, सबसे पहले तो प्लो ऊपर होगा, जब हम उसे फील्ड में लेकर जाएंगे प्लो ऊपर होगा, बट जब हम उसे फील्ड में ले गए तो वो सॉइल को डिग करने के लिए हमें प्लो को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो पूरे सॉइल के अंदर जाके उसे डिग करे। तो जो आर्म्स होंगी वो नीचे की तरफ हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। जब प्लो नीचे जाएगा तो आर्म्स नीचे होंगी, तभी प्लो नीचे जाएगा। तो उस सारे आर्म्स को ऊपर नीचे करने का काम होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का, ठीक है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम और 3 पॉइंट लिंकेज जो थे ट्रैक्टर्स में, वो डेवलप हुए थे 1930 से 37 से 41 तक, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखो, 1960 से 61 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड इन इंडिया बाय फर्स्ट मैन्युफैक्चरर एमएस ईचर गुडअर्थ। एमएस ईचर गुडअर्थ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडिया में पहले मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इन्होंने जो पहला ट्रैक्टर बनाया था वो बनाया था 24 अप्रैल 1959 में, ठीक है। 24 अप्रैल 1959 में इन्होंने अपना पहला ट्रैक्टर बनाया था, बट जो ज्यादा ट्रैक्टर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी वो की थी 1960 से 61 के बीच में। एमएस ईचर गुडअर्थ, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इंडिया में कौन सी वो पहली कंपनी थी जिन्होंने ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए थे, तो वो थे एमएस ईचर गुडअर्थ। आगे देखो, 1962 से 70 का जो टाइम पीरियड था उसमें इंडिया में
काफी सारी कंपनीज आई थी जिन्होंने ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए थे। उनमें से थी टैफे, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट, हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स, एस्कोर्ट ट्रैक्टर्स एंड इंटरनेशनल हार्वेस्टर्स। ठीक है, इन्होंने इस पीरियड में ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए थे। 1971 में एस्कोर्ट ट्रैक्टर लिमिटेड थे, जो उस कंपनी ने 4 ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 ट्रैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो 4 ट्रैक्टर सबसे पहले कब बने थे 1971 में, और किस कंपनी ने बनाए थे, एस्कोर्ट ट्रैक्टर लिमिटेड। 1973 में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एचएमटी ट्रैक्टर स्टार्टेड। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ने ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट कर दिए थे 1973 में। 1974 में पीटी एंड किर्लोस्कर ट्रैक्टर स्टार्ट हुए थे बनने। 1975 में हर्षर ट्रैक्टर बने स्टार्ट हुए थे। 1981 में ऑटो ट्रैक्टर्स बने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, ऑटो ट्रैक्टर्स कब हुए थे, 1981 में, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1982 में यूनिवर्सल ट्रैक्टर स्टार्ट हुए थे बनने, और उसके बाद 1983 से 2008 का जो टाइम पीरियड है उसमें काफी सारी कंपनीज थी जो इंडिया में आई थी, और उन्होंने इंडिया में ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, 1983 से 2008 तक। उसमें से थी जीटीसीएल ट्रैक्टर, गैस ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बजाज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्वराज, हिंदुस्तान, सोनालिका, जॉन डियर, पीटीएल, पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड, वीएसटी एंड मेनी अदर कंपनीज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में जो ट्रैक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग मतलब बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, जब बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई थी तो वो टाइम पीरियड था 1983 से 2008 तक का। ठीक है, तो ये थे हमारे मैन्युफैक्चरर्स की इंडिया में कौन सा ट्रैक्टर बना, कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास एमएस ईचर गुडर्थ। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले मैन्युफैक्चरर थे। उसके बाद फोर्ड ट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1971 में बने थे, एस्कोर्ट ट्रैक्टर लिमिटेड ने बनाए थे। एचएमटी भी इंपॉर्टेंट है और ऑटो ट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर को किस किस टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की अकॉर्डिंग ट्रैक्टर को किन किन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है राइडिंग टाइप ट्रैक्टर। राइडिंग टाइप ट्रैक्टर होता है हमारा जनरल ट्रैक्टर जो यूजुअली काम में लिया जाता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा राइडिंग टाइप ट्रैक्टर। ट्रैक्टर्स इन विच अ ड्राइवर कैन सिट एंड ड्राइव, एग्जांपल जनरल पर्पस 4 व्हील ट्रैक्टर्स। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जनरली हम लोग ट्रैक्टर यूज करते हैं, इसमें ऑपरेटर होता है, वो बैठकर इस ट्रैक्टर को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसमें 4 टायर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा राइडिंग टाइप ट्रैक्टर। उसके बाद है हमारा वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर। वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर होता है जिसमें ट्रैक्टर जो होता ट्रैक्टर के साथ साथ ऑपरेटर जो होता है वो उसके साथ साथ चलता है। ठीक है, जैसे कि हो गया पावर टिलर। देखो पावर टिलर में क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो 2 टायर लगे होते हैं। ठीक है, इसमें 2 टायर होते हैं, इसमें 4 टायर लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑपरेटर बैठकर इस स्टीयरिंग के साथ इसे ऑपरेट करता है, और इसके साथ क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है वो इसके साथ साथ चलता जाता है, इसके पीछे पीछे चलता है और इसे ऑपरेट करता हुआ चला जाता है। ठीक है, ऑपरेटर यहाँ पे रहेगा, इस हैंडल के साथ इसको ऑपरेट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमारे ट्रैक्टर 2 टाइप्स के हैं, राइडिंग टाइप और वॉकिंग टाइप। ठीक है, राइडिंग टाइप जो जनरली हम लोग यूज करते हैं जिसमें 4 टायर लगे होते हैं, इसको ड्राइवर ऊपर बैठकर इसके ऑपरेट करता है, और वॉकिंग टाइप जिसमें ऑपरेटर इसके साथ साथ चलता है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ड्राइव। टाइप ऑफ ड्राइव के अकॉर्डिंग ट्रैक्टर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक है ट्रैक टाइप और एक है व्हील टाइप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रैक टाइप ट्रैक्टर के बारे में। देखो जो ट्रैक टाइप ट्रैक्टर होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है जिसमें व्हील्स नहीं लगे होते, व्हील्स की जगह पे एक चेन लगी होती है। ठीक है, इधर भी एक चेन होगी और उधर भी एक चेन लगी होगी। ठीक है, देखो in this type of tractors instead of wheels one track is fitted on either side। इधर भी एक ट्रैक लगा होगा, उधर भी एक ट्रैक लगा होगा। इन ट्रैक्स की वजह से इसका नाम पड़ा है ट्रैक टाइप ट्रैक्टर। ठीक है, इसे चेन्स भी बोलते हैं, ट्रैक्स भी बोलते हैं। दिस ट्रैक गेट्स ड्राइव फ्रॉम द स्प्रॉकेट रन बाय रियर एक्सल शाफ्ट। देखो अभी ये चेन मूव कैसे करेगी, इसमें जो है स्प्रॉकेट होते हैं। ठीक है, स्प्रॉकेट क्या होता है, जो एक व्हील है जिसमें टीथ होती हैं। ठीक है, ऐसा होता है
इसमें टीथ होते हैं और उसमें से एक चेन फिट की होती है, ठीक है। जब ये चेन फिट की होती है एक्सल शाफ्ट के साथ, जब ये स्प्रॉकेट रन करेगी, ठीक है, जब ये घूमेगी तो चेन भी इसके साथ साथ घूमेगी और चेन वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे ये चेन जो है वो स्प्रॉकेट के थ्रू रन करती है। टू स्टीयर द ट्रैक्टर देयर इज नो स्टीयरिंग गियर फिटेड, इसमें कोई स्टीयरिंग गियर नहीं होता, ठीक है। दीज आर यूज्ड फॉर बुलडोजिंग एंड अदर लैंड क्लियर वर्क्स, जो ऐसे ट्रैक्टर हैं वो बुलडोजिंग के काम में आते हैं और लैंड क्लियर वर्क्स के काम में आते हैं। देखो, जब कहीं पे लैंड जो है वो स्मूथ नहीं है, कहीं पे सॉइल काफी ज्यादा है, कहीं पे सॉइल काफी कम है, तो उस लैंड को लेवल करने के लिए ऐसे ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं, ट्रैक टाइप ट्रैक्टर वहां पे यूज किए जाते हैं। कभी कभार कहीं पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ी होती है, ठीक है, तो वहां पे भी ट्रैक टाइप ट्रैक्टर को यूज किया जाता है और बुलडोजिंग में से यूज किया जाता है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट टाइप है हमारी व्हील टाइप ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है। व्हील टाइप ट्रैक्टर होते हैं जिन्हों में, ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा ट्रैक टाइप जिनमें चेन लगी होगी, व्हील टाइप होते हैं जिनमें व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे व्हील टाइप ट्रैक्टर जो कि जनरली यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं वो जनरली व्हील टाइप ट्रैक्टर ही यूज किए जाते हैं। दे कैन रन फास्ट, ये काफी तेज रन करते हैं। एंड व्हील टायर्स ऑब्जर्व अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फील्ड शॉक्स आल्सो, ठीक है। फील्ड शॉक्स को, जो हमारे न्यूमेटिक टायर्स हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं फील्ड शॉक्स को। और जो व्हील टाइप ट्रैक्टर है उन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है हमारा टू व्हील ट्रैक्टर, ठीक है। टू व्हील ट्रैक्टर जिसमें दो व्हील्स लगे होंगे, ठीक है। तो पावर टिलर को हम बोलते हैं टू व्हील ट्रैक्टर, ठीक है। हमारा जो पावर टिलर होता है ये भी ट्रैक्टर ही होता है, बट इसमें जो व्हील्स होते हैं वो दो व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है। दीज ट्रैक्टर आर यूज्ड फॉर स्मॉल फार्म्स, हिली एरियाज एंड गार्डनिंग पर्पसेस। देखो, इस जो हमारा पावर टिलर है इसे बहुत ज्यादा बड़े फील्ड में इसे यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर है वो इसे वॉकिंग के साथ ऑपरेट करता है, इसलिए इसे वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा फील्ड है होता है वहां पे तो इसे यूज नहीं किया जाता, इसे यूज किया जाता है स्मॉल फार्म्स में, ठीक है। अगर स्मॉल फार्म हो, कुछ छोटे लेवल पे सब्जियां लगाई हुई हो, वेजिटेबल्स ग्रो की गई हो, तो वहां पे हमारा यूज किया जाता है। हिली एरियाज में, हिली एरियाज में जहाँ की हमारा जो फोर व्हील ट्रैक्टर है वो यूज नहीं किया जा सकता, वहां पे हमारा पावर टिलर यूज किया जाता है। और गार्डनिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है, गार्डन्स में या फिर कोई और पर्पसेस के लिए हमारा पावर टिलर यूज। तो ये था हमारा टू व्हील ट्रैक्टर। अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसकी। नेक्स्ट टाइप है हमारी थ्री टायर आगे लगा होता है, दो टायर है हमारा थ्री व्हील टाइप ट्रैक्टर। इससे भी सारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस किए जाते थे, ठीक है। बट ये 15 साल पहले पॉपुलर करता, 15 साल पहले इसे काफी ज्यादा यूज किया जाता था, बट अब इसे यूज नहीं किया जाता। अभी फोर व्हील ट्रैक्टर्स जो हैं उन्हें यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा थ्री व्हील टाइप ट्रैक्टर। अभी नेक्स्ट देखते हैं फोर व्हील टाइप ट्रैक्टर। फोर व्हील टाइप ट्रैक्टर जो है हमारा वो आज के टाइम पे हमारी कंट्री में यूज किया जाता है कॉमनली, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में फोर व्हील ट्रैक्टर यूज किया जाता है फील्ड्स में। तो ये है हमारा फोर व्हील ट्रैक्टर, ठीक है। और इसे ऑल पर्पस ट्रैक्टर्स भी बोलते हैं। ऑल पर्पस ट्रैक्टर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ हम प्लोइंग, हैरोइंग, सीड ड्रिल भी अटैच करते हैं, इसके साथ थ्रेशिंग भी कर सकते हैं। थ्रेशर, जो थ्रेशिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसको ट्रैक्टर के साथ अटैच करके उसके साथ थ्रेशिंग भी कर सकते हैं, प्लोइंग भी करते हैं, हैरोइंग भी करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इस फोर व्हील ट्रैक्टर के साथ किए जा सकते हैं, इसलिए इसे ऑल पर्पस ट्रैक्टर्स भी बोला जाता है। अगेन पावर के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है स्मॉल ट्रैक्टर्स। स्मॉल ट्रैक्टर होते हैं जिनमें जो इंजन है उसका जो हॉर्स पावर होता है वो 15 से 25 हॉर्स पावर का इंजन होता है। जिन ट्रैक्टर्स में वो होते हैं स्मॉल ट्रैक्टर्स। जिनमें 25 से 45 हॉर्स पावर का इंजन होता है वो होते हैं मीडियम ट्रैक्टर्स। और जिनमें
45 हॉर्स पावर से ज्यादा के इंजन होते हैं उन्हें बोलते हैं लार्ज ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो ये है स्मॉल मीडियम एंड लार्ज ट्रैक्टर्स। तो इन्हें फील्ड की जो फील्ड अवेलेबल है, ठीक है, उसमें उसका एरिया कितना है, कितने हेक्टेयर का एरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रैक्टर है उनकी सिलेक्शन की जाती है कि कितने हॉर्स पावर का हमें ट्रैक्टर चाहिए फील्ड के एरिया के अकॉर्डिंग। तो ये थी ट्रैक्टर्स की क्लासिफिकेशन। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेसिस पे ट्रैक्टर्स को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले है यूटिलिटी ट्रैक्टर्स। यूटिलिटी ट्रैक्टर्स होते हैं, इट इज अ स्पेसिफिक पर्पस फील्ड ट्रैक्टर एंड इज डिजाइन फॉर प्लोइंग ड्राइविंग एनी अदर इक्विपमेंट थ्रू इट्स पीटीओ ड्राइव। देखो, जो यूटिलिटी ट्रैक्टर होता है हमारा, वो कुछ इस तरीके का होता है। इसका जो प्राइमरी काम होता है वो होता है पुल करना अदर इक्विपमेंट्स को। ठीक है, फील्ड में स्पेसिफिकली इसे अदर इक्विपमेंट्स को पुल करने के लिए यूज किया जाता है, और इसको कंस्ट्रक्शन के कामों में भी लिया जाता है। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो कहीं पे, वहां पे ब्रेकिंग करनी हो, ठीक है, तो अगर ब्रेकिंग करनी हो ऐसे, तो इसे अदर वर्किंग के लिए भी काम में लिया जाता है। बट इंडिया में ये जो ट्रैक्टर्स हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं होते। ठीक है, इंडिया में इनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। आगे है हमारा ऑल पर्पस ट्रैक्टर। ऑल पर्पस ट्रैक्टर होता है जो हमारा जनरल ट्रैक्टर होता है, 4 व्हील टाइप ट्रैक्टर होता है, उसे बोलते हैं हम ऑल पर्पस ट्रैक्टर, जो कि हमारी कंट्री में मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। It is designed in such a way that it can meet practically all the demands for agricultural purpose. Agricultural purpose में जो भी demands हैं, agriculture field में हमारे में जो भी demands हैं, उन्हें मीट करने के लिए, उन्हें पूरी करने के लिए जो ट्रैक्टर डिजाइन किया जाता है उसे बोलते हैं ऑल पर्पस ट्रैक्टर। ठीक है, जैसे कि प्लोइंग हो गया, हैरोइंग हो गया, लेवलिंग, पुलिंग, सीड ड्रिल, ऑपरेटिंग थ्रेशर्स, पंप्स, ठीक है, थ्रू इट्स पीटीओ, पावर टेक ऑफ। ठीक है, देखो क्या होता है कि जिस ट्रैक्टर के साथ हम लोग थ्रेशर्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं, प्लो भी इसे के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, हैरोज, इसे लेवलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ सीड ड्रिल भी लगा सकते हैं, इसके साथ जो हमारे स्प्रे पंप्स हैं उन्हें भी अटैच कर सकते हैं। तो जो ट्रैक्टर ये सारे काम करता है वो होता है ऑल पर्पस ट्रैक्टर। ठीक है, देखो ऑल पर्पस ट्रैक्टर जो होता है हमारा, वो जनरली हमारा 4 व्हील ट्रैक्टर ही होता है, उसे बोलते हैं ऑल पर्पस ट्रैक्टर, क्योंकि उससे फील्ड में जो भी काम होते हैं एग्रीकल्चर के वो सारे हो जाते हैं। देखो, दीज आर प्रोवाइडेड विद 3 पॉइंट लिंकेज। जो 3 पॉइंट लिंकेज है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे होते हैं 3 पॉइंट लिंकेज, इनको आर्म्स बोला जाता है, 3 पॉइंट हिचेस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू हम अदर इक्विपमेंट, चाहे वो प्लो हो, हैरो हो, या लेवलिंग के लिए कोई इक्विपमेंट हो, ठीक है, सीड ड्रिल हो, चाहे वो हमारे थ्रेशर्स हो या फिर पंप्स हो, उन्हें इस हिचेस के साथ अटैच किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है ट्रैक्टर के साथ। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा ऑल पर्पस ट्रैक्टर होता है उसमें 3 पॉइंट लिंकेज लगा रहता है, जिसके थ्रू हम अदर इक्विपमेंट्स को उसके साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल पर्पस ट्रैक्टर। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट टाइप है हमारी ऑर्चर्ड टाइप ट्रैक्टर्स। ठीक है, ऑर्चर्ड टाइप ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशली ऑर्चर्ड में यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली ऑर्चर्ड्स के लिए जो ट्रैक्टर डिजाइन किए जाते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्चर्ड टाइप ट्रैक्टर्स। देखो, जो इस तरह के ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी हाइट काफी ज्यादा होती है। ठीक है, जो हाइट होती है वो ज्यादा इसलिए होती है ताकि जो ड्राइवर है, जो इसका ऑपरेटर है, वो यहाँ पे बैठकर सारे ऑपरेशंस कर सके ट्रीज के साथ। ठीक है, तो ट्रीज की हाइट ज्यादा होती है। ठीक है, इसके ऊपर देखो ऐसे स्प्रेयर भी लगे होते हैं ताकि अगर स्प्रे करने की जरूरत पड़े ट्रीज के ऊपर, तो स्प्रे भी हो सके। ठीक है, तो इसकी हाइट काफी ज्यादा होती है ताकि ऑर्चर्ड के जो भी ऑपरेशंस हैं वो इस ट्रैक्टर के साथ किए जा सके। ठीक है, देखो, नो पार्ट ऑफ द ट्रैक्टर इज प्रोट्रूडेड आउटसाइड सो दैट ट्रैक्टर कैन गो इजीली इन बिटवीन ट्रीज सेफली। देखो, इसका जो हमारे जो जनरली ट्रैक्टर्स होते हैं उनमें उनका जो बैक होती है, ठीक है, जो पीछे से होते हैं वो काफी वाइड होते हैं। ठीक है, पहले थोड़े से उनकी विड्थ कम होती है, बट पीछे जाकर उनकी विड्थ ज्यादा होती है। जहाँ पे रियर व्हील्स लगे होते हैं वहां पे उनकी विड्थ ज्यादा होती है। बट इसमें क्या होता है कि जो ट्रैक्टर है उसकी विड्थ ज्यादा नहीं होती, कहीं से भी वो इधर उधर को आउटसाइड को प्रोट्रूड नहीं किया जाता, उसकी जो विड्थ होती है वो कम ही रखी जाती है ताकि ट्रीज के बीच में से वो सेफली पास हो जाए। ठीक है, वो आसपास टकराए ना, इजिली पास हो जाए, इसलिए जो इसकी विड्थ है वो कम ही रखी जाती है। ठीक है,
तो ये था हमारा ऑर्चर्ड टाइप ट्रैक्टर जो कि स्पेशली ऑर्चर्ड्स के लिए डिजाइन किया जाता है। आगे है हमारा गार्डन ट्रैक्टर्स। गार्डन ट्रैक्टर्स होते हैं जो स्पेशली गार्डन्स के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे गार्डन ट्रैक्टर्स। ठीक है, इनकी जो इंजन होता है इनमें, उसकी हॉर्स पावर 1 से 10 हॉर्स पावर का ही इंजन होता है इसमें। ठीक है, तो काफी कम हॉर्स पावर के इंजन यूज किए जाते हैं इनमें, और ये बहुत छोटे होते हैं कंस्ट्रक्शन में। देखो कितना छोटा ट्रैक्टर है ये। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे ट्रैक्टर्स होते हैं ये। ठीक है, इन्हें किचन और वेजिटेबल गार्डन्स के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गार्डन्स हो या फिर आपके छोटे छोटे फार्म्स हो, वहां पे इन ट्रैक्टर्स को, गार्डन ट्रैक्टर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटरी टिलर। रोटेटरी टिलर क्या होता है? दीज आर वॉकिंग टाइप ऑफ ट्रैक्टर्स एंड आर यूज्ड इन स्मॉल फील्ड्स। देखो रोटेटरी टिलर हमारा पावर क्या होता है कि नीचे हम लोग क्या करते हैं, ये टाइन्स होती हैं जो, ठीक है, ब्लेड की टाइन्स होती हैं, इन्हें अटैच कर देते हैं। ठीक है, पावर टिलर के नीचे हम लोग ब्लेड की टाइन्स को जब अटैच कर देते हैं तो ये रोटेटरी टिलर बन जाता है। ठीक है, रोटेटरी टिलर का जो यूज होता है वो स्मॉल फील्ड्स में होता है। ठीक है, तो इसे बहुत बड़े फील्ड्स में यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो है, इसका जो इंजन है उसका हॉर्स पावर भी कम ही होता है, और क्या होता है कि यहाँ पे इसका ऑपरेटर रहता है जो कि इसे ऑपरेट करता है, तो इतने बड़े लेवल पे तो ये काम नहीं कर पाता। बट जो स्मॉल फील्ड्स हैं जहाँ पे हमने वेजिटेबल्स लगाई हैं स्मॉल किसी जगह पे, या फिर कोई क्रॉप लगाई है छोटी जगह पर, तो वहां पे ये रोटेटरी टिलर हमारा काम कर जाता है। ठीक है, हिल्स पे जहाँ पे हमारे जो 4 व्हील ट्रैक्टर हैं वो काम नहीं कर पाते, ठीक है, वो वहां पे नहीं जा पाते, तो वहां पे हमारा रोटेटरी टिलर हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइन्ड ब्लेड्स फिट किए होते हैं। ठीक है, टाइन्ड ब्लेड्स फिट करते हैं इसलिए ताकि ये क्या करे, जो हमारी सॉइल है, ठीक है, उसे पल्वराइज करे, उसे क्या करे, जो उसमें क्लम्प्स हैं या क्लॉड्स हैं उसमें, उनको ब्रेक डाउन करे और सॉइल को जो है लूज कर दे। ठीक है, तो सॉइल को लूज करने के लिए हम यूज करते हैं रोटेटरी टिलर। हम लोग जो, इसका जो प्राइमरी पर्पज है वो होता है टिलेज। ठीक है, टिलेज होता है मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल, जो भी क्लम्प्स क्लॉड्स होते हैं सॉइल में सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए हमें, तो उस सॉइल को बनाने के लिए हम करते हैं टिलेज। और टिलेज जहाँ पे हम अपना जो 4 व्हील ट्रैक्टर है वो यूज नहीं कर पाते, और स्मॉल लेवल पे अगर हमें करनी होती है टिलेज तो हम यूज करते हैं वहां पे रोटेटरी टिलर। ठीक है, तो आगे देखो, दीज आर आल्सो यूज्ड इन राइस फील्ड्स फॉर पडलिंग एंड अदर ऑपरेशंस। राइस फील्ड्स में पडलिंग के लिए भी हम रोटेटरी टिलर को यूज कर लेते हैं, और अदर जो इसके ऑपरेशंस हैं उसमें आता है वीडिंग। ठीक है, ये इसका सेकेंडरी ऑपरेशन होता है, तो इन ब्लेड्स के साथ वीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वीड्स होते हैं वो भी अपरूट हो जाते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है अर्थ मूविंग ट्रैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है ट्रैक्टर्स की अर्थ मूविंग ट्रैक्टर्स। तो ये जो ट्रैक्टर होते हैं बहुत ही ज्यादा वेट में हैवी होते हैं। ठीक है, जो हमारे जनरल ट्रैक्टर हम यूज करते हैं उनसे ज्यादा हैवी होते हैं वेट में, और स्ट्रॉन्गली बिल्ट अवेलेबल बोथ इन ट्रैक्ट एंड व्हील टाइप। ये हमारा व्हील टाइप ट्रैक्टर है यहाँ पे, और ये ट्रैक टाइप ट्रैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर यूज्ड फॉर अर्थ मूविंग वर्क ऑन डैम्स। ये क्या करते हैं, इनका काम जो है वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में इनका काम नहीं होता। इनका काम कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें लैंड को मूव करना होता है। ठीक है, मान लो बहुत ज्यादा सॉइल है, बहुत ज्यादा लैंड है, उसे मूव करना है, तो वहां पे हम अर्थ मूविंग ट्रैक्टर्स को यूज करते हैं। और इनके जो इंजन है उनका हॉर्स पावर भी काफी ज्यादा हाई होता है। जहाँ पे हमें डैम बनाने हो या रोड्स बनाने हो, हमें रेलवे लाइंस बनानी है, ठीक है, कोई हिल है वहां पे हमें जो है कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो कंस्ट्रक्शन के काम में ही इन्हें अर्थ मूविंग ट्रैक्टर्स को बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे अर्थ मूविंग ट्रैक्टर्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, हमने ट्रैक्टर की टाइप्स तो डिस्कस कर ली, अभी हम देखेंगे कि ट्रैक्टर की सिलेक्शन कैसे की जाती है। ठीक है, कि कितनी हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, कैसा ट्रैक्टर चाहिए, तो वो देखते हैं। सबसे पहले है लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग के बेसिस पर अंडर अ सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, अगर आपको एक ईयर में एक ही क्रॉप ग्रो करनी है तो
ये रिकमेंड किया जाता है कि 2 हेक्टेयर लैंड पे आपको 1 हॉर्स पावर तो यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। 2 हेक्टेयर लैंड पे 1 हॉर्स पावर यूज करनी ही पड़ेगी। तो हम मान सकते हैं कि अगर हमारे पास 40 हेक्टेयर का फार्म है तो हमें 20 से 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर वहां पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न हो, एक साल में हमें एक ही क्रॉप को ग्रो करना है एक फील्ड पे, तो जितना हेक्टेयर हमारे पास लैंड है उससे आधा हॉर्स पावर का हमें ट्रैक्टर चाहिए होगा, ठीक है। आगे देखो क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न के बेसिस पर अगर हमें एक फील्ड में एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करनी है, ठीक है, एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करनी है एक साल में, तो हमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर, ठीक है। देखो फॉर वेरी हॉट जोन एंड डेजर्ट एरिया एयर कूल्ड इंजन्स आर प्रेफर्ड ओवर वाटर कूल्ड इंजन्स। देखो क्या होता है कि कूल्ड इंजन्स होते हैं हमारे जो कि लाइक हमारा जो इंजन है मान लो वो ओवर हीट हो गया, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो उसे कूल करने के लिए एयर कूल्ड इंजन्स होते हैं, ठीक है। तो एयर कूल्ड इंजन्स प्रेफर किए जाते हैं वाटर कूल्ड इंजन्स के ओवर। जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, मान लो राजस्थान है, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है और मारूथल एरिया होता है, वहां पे क्या होता है हम एयर कूल्ड इंजन यूज करते हैं, वाटर कूल्ड इंजन नहीं यूज किए जाते, ठीक है। सिमिलरली जो हायर एल्टीट्यूड होते हैं, मान लो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, वहां पे क्या होता है अगर वहां पे हमें फार्मिंग करनी है तो वहां पे अगर ट्रैक्टर यूज करना है तो एयर कूल्ड इंजन यूज किए जाते हैं। जो वाटर कूल्ड इंजन है वो इसलिए नहीं यूज किए जाते क्योंकि वहां पे वाटर के फ्रोजन होने की, वाटर के जमने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। जो अगर हम हिल्स की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर काफी कम हो जाता है तो वाटर वहां पे फ्रोज हो सकता है, तो इस पॉसिबिलिटी के कारण वहां पे एयर कूल्ड इंजन यूज किए जाते हैं। और डेजर्ट एरिया और हॉट जोन एरिया होते हैं वहां पे भी एयर कूल्ड इंजन ही यूज किए जाते हैं। बट ऐसी प्लेसेस जहाँ पे जो हमारे टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, वहां पे हमारे वाटर कूल्ड इंजन यूज किए जाते हैं। बट हॉट जोन और जो हमारे हायर एल्टीट्यूड्स हैं वहां पे एयर कूल्ड इंजन प्रेफर किए जाते हैं। आगे है हमारा रिपेयरिंग फैसिलिटीज। रिपेयरिंग फैसिलिटीज में क्या होता है कि जब आप कोई भी ट्रैक्टर परचेज कर रहे हो तो उसका ध्यान रखना पड़ता है कि उसके जो नियर बाय है वहां पे कोई भी मैकेनिक होना चाहिए, ठीक है, उस ट्रैक्टर को रिपेयर करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़े उस ट्रैक्टर को रिपेयर करवाने के लिए। आगे है रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट में है कि जिसकी जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है वो कम होती है वो ट्रैक्टर्स प्रेफर किए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो फ्यूल कम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो उनमें हमें डीजल कम डालना पड़ेगा तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम आएगी, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रैक्टर्स हैं वो ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। उसके बाद है इनिशियल कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू। देखो मान लो आपने एक ट्रैक्टर खरीद लिया, अभी अगर उसको आपको आगे बेचना है, ठीक है, आपको नहीं पसंद है या आपने यूज कर लिया, अभी आपने उसकी रीसेल करनी है, तो वो सारी पॉइंट्स भी हमें, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट है जो वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जो इनिशियल कॉस्ट पे हमें वो नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो हमें जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट पड़ेगा हमें वो भी काफी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट के साथ हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट और रीसेल वैल्यू भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स कि हमें ट्रैक्टर्स को कैसे सिलेक्ट करना है। अभी देखते हैं internal combustion of suitable horsepower is used as a prime mover in a tractor, ठीक है। जो ट्रैक्टर्स में है वो एक सूटेबल हॉर्स पावर का हमें ट्रैक्टर चाहिए होता है जिसमें एक सूटेबल हॉर्स पावर का इंजन लगा हो, ठीक है। इंजन रेंजिंग फ्रॉम 8 to 200 हॉर्स पावर आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स। एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो भी ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं उनमें जो इंजन है वो 8 से 200 हॉर्स पावर के इंजन यूज किए जाते हैं, ठीक है। स्मॉल फील्ड्स के लिए कम हॉर्स पावर के इंजन होते हैं, लार्ज फील्ड्स के लिए ज्यादा हॉर्स पावर के इंजन होते हैं, ठीक है। तो इंजन की रेंज जो है वो 8 से 200 होती है। इन इंडिया 4 व्हील ट्रैक्टर फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर फिटेड विद 25 to 80 हॉर्स पावर। इंडिया में जो हमारे 4 व्हील ट्रैक्टर होते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए
वो उनमें जो इंजन लगे होते हैं वो 25 से 80 हॉर्स पावर के इंजन लगे होते हैं, ठीक है। और जो वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर होते हैं, जो हमारे पावर टिलर होते हैं, पावर टिलर्स में जो हमारे इंजन लगे होते हैं वो 8 से 12 हॉर्स पावर के इंजन होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया में जो हमारे 4 व्हील ट्रैक्टर हैं, जो हमारे जनरल ट्रैक्टर हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, उनमें जो इंजन है उनकी रेंज होती है 25 से 80 हॉर्स पावर। और जो हमारे पावर टिलर्स होते हैं उनमें जो इंजन की रेंज होती है वो होती है 8 से 12 हॉर्स पावर, ठीक है। आगे है हमारा पावर टेक ऑफ। देखो पावर टेक ऑफ होता है, ऐसा होता है हमारा पावर टेक ऑफ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इक्विपमेंट जिसकी अपनी मैकेनिकल पावर है, जब दूसरे इक्विपमेंट जिसके पास अपनी मैकेनिकल पावर नहीं है, जब ये पावर ट्रांसफर की जाती है तो इसे बोलते हैं पावर टेक ऑफ। एज पर ASAE, देखो ASAE की फुल फॉर्म है द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स, ठीक है। इन्होंने PTO के स्टैंडर्ड्स दिए थे, पावर टेक ऑफ के स्टैंडर्ड्स दिए थे ASAE ने, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो स्पीड होती है PTO की वो होनी चाहिए 540 + 10 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, व्हेन ऑपरेटिंग अंडर लोड। देखो क्या होता है कि ये जो पावर टेक ऑफ होता है ये स्पिन करता है, ऐसे ऐसे स्पिन करेगा ये, ठीक है। तो इसकी जो रेवोल्यूशन स्पीड होती है वो जो ASC ने दी है वो है 540 + 10 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑपरेट 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट PTO ड्राइव मशीन अ न्यू स्टैंडर्ड हैज बीन डेवलप्ड, ठीक है। अगर 1000 RPM की हमें स्पीड चाहिए तो उसके लिए नए स्टैंडर्ड्स हैं, बट आपको यही स्टैंडर्ड याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ASCAE ने PTO का कौन सा स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि जो पावर टेक ऑफ है उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, उसकी रोटेशनल स्पीड कितनी होती है, तो उसकी रोटेशनल स्पीड होती है 540 + 10 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। ये होती है पावर टेक ऑफ की रोटेशनल स्पीड। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्निंग स्पेस की। देखो टर्निंग स्पेस क्या होता है, it is the diameter of the smallest circle described by the outermost point of the tractor while moving at a speed not exceeding 3 km/h with the steering wheels in full lock। देखो जब हम एक ट्रैक्टर को ऑपरेट कर रहे होते हैं, मान लो ट्रैक्टर को हमें टर्न करना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में टर्न करना है, तो ट्रैक्टर की स्पीड पहले तो 3 km/h से कम होनी चाहिए, ठीक है। मान लो 2 km/h स्पीड से ट्रैक्टर मूव कर रहा है और उसे टर्न करना है। टर्न करते हुए स्टीयरिंग व्हील फुल लॉक में होना चाहिए। अब ये स्टीयरिंग व्हील इन फुल लॉक का क्या मतलब है, मान लो हमें ट्रैक्टर को राइट डायरेक्शन में टर्न करना है। जब हमें ट्रैक्टर को टर्न करना होता है तो स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं हम लोग राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्टीयरिंग व्हील को राइट डायरेक्शन में उतना घुमाना है कि वो उसे ज्यादा राइट डायरेक्शन में घूम ही ना पाए, ठीक है, मतलब फुल घुमा देना है पूरा, तो उसे बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील इन फुल लॉक, ठीक है। अभी जब हमने स्टीयरिंग व्हील पूरा घुमा दिया तो जो सर्कल जो हमारा ट्रैक्टर है वो टर्न करेगा तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है। जब वो टर्न करता जाएगा, ठीक है, टर्न करते हुए मूव करता जाएगा तो एक सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल का जो डायामीटर होगा वो होगा टर्निंग स्पेस, ठीक है। और ये जो सर्कल होता है, ये जो सर्कल बनेगा वो उसके आउटर मोस्ट पॉइंट का देखना है, हमें इनर का नहीं देखना, आउटर का देखना है, ठीक है। देखो अभी ये देखो यहाँ पे बताया गया है कि डायग्राम के साथ मान लो ट्रैक्टर हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब वो ऐसे मूव करेगा, ये तो हो गया इनर पॉइंट उसका, ठीक है। ट्रैक्टर मान लो ऐसा है हमारा, ये तो इनर पॉइंट हो गया, ठीक है। आउटर पॉइंट का हमें देखना है कि जो उसका आउटर तक वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, मतलब उसके जो इधर वाले व्हील्स हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। जब वो मूव करेगा ऐसे, स्टीयरिंग व्हील उसका फुल लॉक में होना चाहिए, जो सर्कल बनेगा उसका जो डायामीटर होगा वो होगा टर्निंग स्पेस, ठीक है। मेनली इसे यूज करते हैं जब हम ट्रैक्टर टर्न कर रहे होते हैं तो उसमें कितनी स्पेस कवर होती है, ठीक है, ट्रैक्टर को टर्न करने में कितनी स्पेस को कवर होती है, तो वो होती है हमारी टर्निंग स्पेस। उसके बाद है केज व्हील्स, ये ऐसे होते हैं हमारे केज व्हील्स, ठीक है। केज व्हील्स यूज किए जाते हैं पडलिंग के टाइम पे मोस्टली, ठीक है। पडलिंग के टाइम पे जब हमें पैडी को ग्रो करना होता है, पडल फील्ड में ऐसे जो केज व्हील्स हैं वो यूज किए जाते हैं। देखो इट इज अ व्हील और एन अटैचमेंट टू अ व्हील विद स्पेस्ड क्रॉस बार्स फॉर इंप्रूविंग ट्रैक्शन ऑफ द ट्रैक्टर इन अ वेट फील्ड। जो वेट फील्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी होता है वहां पे ऐसे जो हमारे केज व्हील्स हैं वो यूज किए जाते हैं। ये यूज किए जाते हैं क्योंकि ये सॉइल को अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं और जो हमारे व्हील्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे एक्चुअल व्हील्स होते हैं, रियल व्हील्स,
उन्हें सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए हमारे गेज व्हील्स यूज किए जाते हैं, मेनली पर्लिंग में यूज किए जाते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हील ट्रैक्टर कंपोनेंट्स को, कि हमारा जो 4 व्हील ट्रैक्टर होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं उसे ड्राइव करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए। जिसमें सबसे पहले है हमारा क्लच। क्लच इज अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट ट्रैक्टर इंजन फ्रॉम ट्रांसमिशन गियर एंड ड्राइव व्हील्स। देखो, जो हमारा इंजन होगा, इंजन से पावर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इंजन के पावर प्रोड्यूस होगी तो वो व्हील्स तक पहुंचेगी, तभी व्हील्स ड्राइव होंगे ना। जब इंजन से पावर व्हील्स तक पहुंचेगी तो तभी व्हील्स ड्राइव होंगे। तो उनके बीच में लगे होते हैं गियर, ठीक है। गियर का क्या काम होता है, गियर के बाद हमारे आते हैं टीथ व्हील, ये होते हैं हमारे टीथ व्हील, ठीक है। इनके साथ क्या होता है, हमारा जो व्हील है वो अटैच होता है, ठीक है। देखो, जब हम गियर बदलते हैं, मतलब मान लो हमने पहला गियर डाला, ठीक है, तो क्या होता है, ये सबसे पहले पहला टीथ व्हील घूमने लगता है, ठीक है। मान लो ये थोड़ा सा तेज घूम रहा है तो ये स्लो घूमेगा। दूसरा गियर डाला तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो इसकी स्पीड और भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये ज्यादा तेज घूमेगा, ये से कम तेज घूमेगा, ठीक है। तो ये होता है गियर्स का काम, ठीक है। टीथ व्हील को घुमाना, और टीथ व्हील के साथ हमारे जो ड्राइव व्हील्स होते हैं वो घूमते हैं, ठीक है। देखो, क्लच का क्या काम होता है, क्लच का काम होता है इंजन को, जो हमारे ट्रांसमिशन गियर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे ड्राइव व्हील्स घूमते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। मतलब गियर के साथ पहले टीथ व्हील घूमेंगे फिर हमारे ड्राइव व्हील्स घूमेंगे। तो इंजन को गियर, ट्रांसमिशन सिस्टम और ड्राइव व्हील से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का जो काम होता है वो होता है क्लच का काम, ठीक है। आगे देखो, आगे है हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ अ ट्रैक्टर। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जिसमें कि हमारे सारे जो भी हमारे इंजन को व्हील तक पावर लाने में हेल्प करते हैं वो सारे हमारे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में आते हैं। इसमें आपके क्लच हो गया, ट्रांसमिशन गियर्स हो गए, डिफरेंशियल यूनिट हो गया, आपके रियर व्हील्स हो गए, रियर एक्सल हो गए, ठीक है। जो भी आएंगे, मतलब जो भी इंजन को व्हील तक पावर लाने का काम करेंगे वो सारे आएंगे हमारे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्पीड रिड्यूसिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें कि बहुत सारे गियर लगे होते हैं। देखो, मान लो हमने फील्ड में एक ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं, उसको आगे लेकर जाना है फिर उसको पीछे लेकर जाना है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन कराता है, ट्रांसमिशन गियर करवाता है। इंजन से व्हील तक जब पावर ट्रांसफर होती है थ्रू गियर्स, थ्रू क्लच, थ्रू एवरीथिंग, तो उसे बोलते हैं पावर ट्रेन, ठीक है। जो पावर ट्रेन का काम करता है वो हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम करता है, ठीक है। आगे देखो, ट्रांसमिशन गियर्स। ट्रांसमिशन गियर्स आपके होते हैं जो इन्हें टीथ व्हील्स को घुमाते हैं, ठीक है। टीथ व्हील्स को घुमाएंगे तो हमारे जो व्हील्स हैं वो घूमेंगे, वो होते हैं हमारे ट्रांसमिशन गियर्स। A tractor runs at high speed but the rear wheel of the tractor requires power at low speed and high torque। देखो, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपका जब एक कोई भी रोटेटरी चीज है, हमारे पास रोटेटरी व्हील है, ठीक है, उसे मूव कराना है तो उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। उसे रोटेटरी मोशन में मूव करना है जब हाई फोर्स के साथ तो उसे बोलते हैं टॉर्क। जो रियर व्हील्स होते हैं, जो पिछले वाले व्हील्स होते हैं ट्रैक्टर के, तो उन्हें लो स्पीड पे हाई टॉर्क चाहिए होती है, ठीक है। उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होती है मूव करने के लिए। तो जो ये काम करते हैं वो करते हैं ट्रांसमिशन गियर्स। उसके बाद है हमारा डिफरेंशियल यूनिट। डिफरेंशियल यूनिट आपका बेसिकली क्या होता है कि जब हमें ट्रैक्टर को टर्न करना होता है, ठीक है। ट्रैक्टर को मान लो हमें टर्न करना है और उसके जहाँ पे रियर व्हील्स हैं, ठीक है, रियर व्हील्स हैं। देखो, एक तो रियर व्हील इतना घूमेगा जब उसको मान लो यहाँ पे आना है, और दूसरे वाला रियर व्हील कितना इतना घूम के यहाँ पे आएगा, ठीक है। इतने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, बट एक ही टाइम में किया दोनों ने। तो क्या होता है कि डिफरेंशियल यूनिट हमारा एक ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट होता है गियर्स का जो परमिट करता है कि एक रियर व्हील कम फास्ट घूम सकता है और एक व्हील ज्यादा फास्ट घूम सकता है, ठीक है। देखो, differential unit is special arrangement of gears to permit one of the rear wheels of the tractor to rotate slower or faster than other, ठीक है। ये परमिट करता है रियर व्हील को कि एक जो व्हील है वो कम फास्ट घूम सकता है, स्लो घूम सकता है, और दूसरा ज्यादा फास्ट घूम सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट टर्म है हमारी डिफरेंशियल लॉक। देखो,
डिफरेंशियल लॉक क्या होता है? डिफरेंशियल लॉक इज अ डिवाइस टू ज्वाइन बोथ हाफ एक्सिस ऑफ द ट्रैक्टर सो दैट if one wheel is less resistance the tractor comes out of the mud etc. देखो क्या होता है कि मान लो ये हमारे फ्रंट व्हील्स हैं, ठीक है। फ्रंट व्हील्स जो हैं एक एक्सल के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। जो हमारे फ्रंट व्हील्स हैं वो एक एक्सल के साथ जुड़े होते हैं, तो उनके बीच में यहाँ पे एक डिफरेंशियल लॉक होता है, ठीक है। ये जो लॉक होता है वो क्या करता है, दोनों हाफ हाफ एक्सिस में इन्हें डिवाइड करता है, ठीक है। हाफ एक्सिस में डिवाइड करेगा और ये क्या करता है कि अगर मान लो एक हमारा जो टायर है वो कम काम कर रहा है, तो फिर भी ये इतनी मतलब पावर लगाता है, इसकी पावर जो है इधर ट्रांसफर करके मतलब इतना ये मैनेज कर लेता है कि मड से भी ट्रैक्टर बाहर आ सकता है, ठीक है। मतलब मड से ट्रैक्टर बाहर लाने को काफी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो भी ये मैनेज कर लेता है। तो डिफरेंशियल लॉक जो होता है वो एक्सेल के बिल्कुल सेंटर में लगा रहता है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंशियल लॉक। उसके बाद है हमारा फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव इज अ गियर रिडक्शन यूनिट इन द पावर ट्रेन्स बिटवीन डिफरेंशियल्स एंड ड्राइव व्हील्स। देखो पावर ट्रेन मैंने पहले ही बताया आपको कि इंजन से लेके व्हील्स तक जब पावर जो ट्रांसफर होती है तो उसे बोलते हैं पावर ट्रेन, ठीक है। देखो बीच में इसके ट्रांसमिशन गियर्स लगे होती है, ठीक है। गियर्स भी बीच में लगे होते हैं, तो गियर से व्हील तक जो पावर आती है उसे बोलते हैं, जो वो काम करता है उसे बोलते हैं फाइनल ड्राइव, ठीक है। फाइनल ड्राइव क्या करता है, ट्रांसमिशन गियर से व्हील तक जो पावर लाने का काम होता है वो फाइनल ड्राइव का होता है और ये गियर रिडक्शन यूनिट होता है। उसके बाद है अब हमारा स्टीयरिंग मैकेनिज्म। द सिस्टम गवर्निंग द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द फ्रंट व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर इज कॉल्ड स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग होता है ट्रैक्टर को टर्न करना, ठीक है। ट्रैक्टर को टर्न करने के लिए हम यूज करते हैं स्टीयरिंग का, ठीक है। तो मान लो हमें फ्रंट व्हील्स जो हमारे फ्रंट व्हील्स होते हैं, ठीक है, मान लो हमें ट्रैक्टर को राइट डायरेक्शन में टर्न करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग को राइट डायरेक्शन में टर्न करेंगे और जो हमारा स्टीयरिंग होता है वो हमारे व्हील्स के साथ इनडायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्टीयरिंग मैकेनिज्म, जिसके थ्रू क्या होता है, स्टीयरिंग के थ्रू जब हमारे व्हील्स टर्न हो जाते हैं तो वो सारा हमारा स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता है। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम। देखो हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि जो ट्रैक्टर होता है हमारा, जब ट्रैक्टर को हमें किसी अदर इक्विपमेंट, मान लो हमारा प्लो है या हैरो है या कोई ट्रॉली है या फिर सीड ड्रिल है, थ्रेशर है, उनके साथ कनेक्ट करना है, तो इसके पीछे 3 पॉइंट्स लगे होते हैं, ट्रैक्टर के पीछे 3 हिचेस लगे होते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। तो वो 3 हिचेस क्या करते हैं, उनको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो हम प्लो लेकर जा रहे हैं अपने फील्ड में, तो पहले तो प्लो ऊपर होगा, ठीक है। वहां जाकर हमें प्लो को नीचे करना पड़ेगा ताकि वो सॉइल को डिग कर सके। तो जब ये आर्म्स होती हैं, ठीक है, ये आर्म्स को ऊपर नीचे करने का काम कौन करता है, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम हमारा ये काम करता है और ये पास्कल लॉ के ऊपर काम करता है, ठीक है। जिसमें क्या बोला जाता है कि जो हमारा फ्लूइड होता है जिसमें कि प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिस फ्लूइड पे, तो वो ट्रांसमिट होता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। मान लो फ्लूइड पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो वो इक्वली ट्रांसफर होगा ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। इस बेसिस पे जो है हमारा हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम ट्रैक्टर का होता है वो काम करता है। इसमें क्या होता है कि 3 पॉइंट्स लगे होते हैं, उसके थ्रू हम कोई भी इक्विपमेंट से अटैच करते हैं और उसको इक्विपमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करते हैं ट्रैक्टर में, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ टर्म्स जो कि हमारे 4 व्हील ट्रैक्टर से रिलेटेड थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी देखो अभी हमने 4 व्हील ट्रैक्टर के जो भी कंपोनेंट्स थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे 2 व्हील ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स, मतलब कि हमारे पावर टिलर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। सबसे पहले है ऑल पावर टिलर्स आर फिटेड विद एन आईसी इंजन। सब पावर टिलर में एक इंटरनल कंबशन इंजन तो लगा ही होगा। इसके लिए ये जो हमारा पावर टिलर है वो सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन बन जाता है, क्योंकि इसमें खुद का एक इंजन लगा हुआ है जिसके थ्रू इसे किसी अदर इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती इसे ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। ये खुद ब खुद ऑपरेट होता है, तो इसके साथ एक आईसी इंजन होता है। एट प्रेजेंट कुबोटा, मित्सुबिशी, कृषि, यनमार एंड स्टो ये क्या करती है, ये डीजल इंजन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये जो सारी कंपनीज के नाम है ये, ठीक है, ये डीजल इंजन पावर टिलर बनाती है। बट इसे की एक ऐसी कंपनी है जो कि कैरोसिन इंजन के पावर टिलर बनाती है। आगे है हमारा मेन क्लच। देखो मेन क्लच का काम होता है
पावर को डिस्कनेक्ट करना इंजन से, जो हमारे ट्रांसमिशन गियर और ड्राइव व्हील्स होते हैं उनके जो पावर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम है वो होता है हमारा क्लच का। ठीक है, देखो हमारी इंजन से जब पावर आती है व्हील्स में तो उसे बोलते हैं पावर ट्रेन। ठीक है, तो पावर ट्रेन में काफी सारे हमारे अदर इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। इंजन को व्हील्स तक पावर लाने में बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जिसमें कि ट्रांसमिशन गियर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेन क्लच का काम होता है, मेन क्लच क्या करता है, ट्रांसमिशन गियर और व्हील्स होते हैं जो उनको इंजन के साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का काम करता है हमारा मेन क्लच। और इंजन जो है मेन क्लच के साथ कनेक्ट होता है एक पुली टाइप अरेंजमेंट में। यहाँ पे एक टीथ व्हील लगा होगा, उसमें एक पुली होगी। ठीक है, उसके थ्रू ये इंजन के साथ कनेक्ट होता है हमारा मेन क्लच। उसके बाद आते हैं ट्रांसमिशन गियर्स। ट्रांसमिशन गियर्स में एक तो गियर होंगे, शाफ्ट्स होंगी, बेयरिंग्स होंगी। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पीड घटाते हैं इंजन की और टॉर्क का लेवल है जो वो इंक्रीज करते हैं व्हील्स के ऊपर। जो हमारे व्हील्स होती हैं जब उन्हें रोटेटरी मोशन में मूव करना होता है तो उन्हें बहुत सारी फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसे बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क बढ़ाने के लिए और इंजन की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांसमिशन गियर्स यूज करते हैं। ठीक है, देखो पावर टिलर को आगे लेकर जाने का फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट का जो काम होता है वो ट्रांसमिशन गियर्स का होता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक्स। देखो ब्रेक्स का काम होता है पावर टिलर की मूवमेंट को रोकना। ठीक है, व्हील्स के साथ ब्रेक्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब ब्रेक्स को दबाया जाता है तो व्हील्स रुक जाते हैं और पावर टिलर की जो मूवमेंट है वो वहीं पे बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है ब्रेक का काम। और उसके बाद होते हैं व्हील्स। ठीक है, यूजली 2 to 4 ply pneumatic tire are used in power tiller for the wheels. The inflation pressure ranges from 1.1 to 1.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूजली 2 से 4 न्यूमेटिक टायर्स जिनमें कंप्रेस्ड एयर होती है वो होते हैं हमारे न्यूमेटिक टायर्स। ठीक है, वो यूज किए जाते हैं पावर टिलर्स में। व्हील्स के जो व्हील्स होते हैं उनमें न्यूमेटिक टायर्स यूज किए जाते हैं और उन व्हील्स पे जो प्रेशर रहता है वो रहता है 1.1 से 1.4। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो रोटरी यूनिट। रोटरी यूनिट होता है, पावर टिलर्स हैव अ रोटरी यूनिट फॉर फील्ड ऑपरेशन। Rotary tines are used in rotary unit for soil cutting, pulverizing purpose, for puddling operation in paddy field using rotary tines। देखो जो हमारा पावर टिलर होता है, ठीक है, पावर टिलर में रोटरी टाइन्स होती हैं, ये होती है हमारी रोटरी टाइन्स। ठीक है, जब इन रोटरी टाइन्स को हम हमारे पावर टिलर में लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे नीचे लगते हैं ये, जब इन्हें लगा देते हैं तो ये क्या करता है, ये एक सॉइल कटिंग का काम करता है। और मतलब जब सीड बेड बनाना होता है हमें, ठीक है, तो हमें सॉइल को कट करना पड़ता है और जो भी क्लॉड्स होते हैं, क्लम्प्स होते हैं सॉइल में, उन्हें रिमूव करना पड़ता है। तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम रोटरी टाइन्स यहाँ पे पावर टिलर में लगा देते हैं, तो वो एक रोटरी टिलर बन जाता है हमारा। ठीक है, पावर टिलर को फिर हम रोटरी टिलर बोलने लग जाते हैं। तो रोटरी टिलर क्या करता है, हमारा जो सॉइल होती है उसे लूज करने का काम करता है। और कभी कभी जो पैडी फील्ड्स होते हैं वहां पे पडलिंग का काम भी करते हैं हमारे जो रोटरी टाइन्स होते हैं। तो पडलिंग का काम भी करते हैं और सॉइल कटिंग का काम भी करते हैं और उसके बाद वीडिंग का काम भी करते हैं ये। ठीक है, तो क्या करते हैं ये जो हमारे रोटरी टाइन्स है ये काफी शार्प होती हैं। ठीक है, तभी ये सॉइल कट करेंगे जब शार्प होंगे। तो शार्प होने के कारण जो वीड्स होते हैं उन्हें भी ये सॉइल में बरी कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स पावर टिलर के। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्रैक्टर्स के साथ रिलेटेड। सो थैंक यू।